वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस दासू डैम हमले के बाद से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दरार डलने की कोशिश की गई थी उसमें दुश्मन को कामयाबी नहीं हो सकी। चाइनीज़ कंपनी ने पहले काम बंद करने का फैसला किया, लेकिन इसे तब्दील कर लिया गया है और अब काम जारी रखने और पाकिस्तान के वर्कर्स की नौकरियां बहाल रखने का ऐलान कर दिया गया है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ ही साथ दूसरी जानब अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी का जो मुबैना अगवा और इस सारी सूरत हाल जो पेश आई है, उस वाक़े के बाद बहुत से शकूक व शवात जो हैं वो इस वक्त जन्म ले रहे हैं, खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि एम्बेसडर की बेटी तो वापस आ चुकी हैं, लेकिन अब इस मुहम्मे की जो बहुत सी गुत्थियाँ हैं वो सुलझाना बाकी हैं। इस पर भी बात होगी और आखिर में अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं, वहाँ क्या कोई पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो अपने पैनलिस्ट से आपका जो है तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको सुनवा देते हैं कि कल जो DGISPR ने स्लीपर सेल्स के हवाले से जो बात की थी वो ज़रा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। सिक्योरिटी डोमेन में जो हमें चैलेंजेस हैं, मैं स्पेसिफिक ऑन दैट कि एक तरफ तो अफगानिस्तान में फाइटिंग और वायलेंस की वजह के नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों के बाकियात और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उनके दोबारा फाल होने का अच्छा है, और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में रेजिडुअल थ्रेट को भी तकवीत मिल सकती है और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके बारे में अब हम बहुत क्लियर हैं कि वो कौन है, उनकी मदद से वो आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं। आपने सुना DGISPR ने क्या बात की थी। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, इस वक्त अगर हम देखें जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया को नज़र आ रहा है कि उसने जो बेपनाह पैसा खर्चा है, जो उसने डॉलर्स खर्चे हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में, वो इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। इसलिए अब ये जो स्लीपर सेल्स हैं ये एक्टिव हो रहे हैं, जिसका हमें अमली मुजाहरा नज़र आया, हमने लाहौर में देखा, कुरम में देखा, दासू में, बलूचिस्तान में। क्या ये कहना सही होगा कि एक बार फिर हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ? वो जो हमने खून गर्दी हमने देखी आज से कोई 10 साल पहले, जिससे हम कोई छुटकारा हमें लगता था कि हम आगे निकल गए, क्या वापस हम उस तरफ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक खदशा है और लोगों के जहन में सवाल भी है। जी, पहली बात तो ये कि देखें, दुश्मन जब भी दुश्मनी निभाए या दुश्मनी पर उतरे तो उस पर तो कोई एतराज़ भी नहीं हो सकता और कोई शिकायत भी नहीं हो सकती। हाँ, ये शिकायत ज़रूर हो सकती है कि हमारी पॉलिसी दुश्मन के लिए कैसी है, उनकी पॉलिसी कैसी है। ये जो आप बात कर रही हैं कि क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी, हाँ। इंशाल्लाह नहीं दोहराएगी। उसकी वजह यह है कि वो तो एक बहुत बड़ा, आप समझें कि पहाड़ की तरह का प्रॉब्लम था जो हमने हल किया है अल्लाह ताला के फजल करम से। ये स्लीपर सेल ज़रूर मौजूद हैं और इनको बिल्कुल नीस्त नाबूद करने में ज़रा टाइम लगता है, देर लगती है और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। ये नॉर्मली हर मुल्क के साथ हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि चूंकि जो ही कोई लेजिटिमेट हुकूमत आती है अफगानिस्तान में, वहाँ पे स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए, या बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। लिहाजा ये ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर नहीं पाएंगे उस वक्त तक, जब तक कि ये नहीं होता जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अफगानिस्तान में अमन वाली बात और वहाँ पर लेजिटिमेट हुकूमत का आना। उस वक्त तक हमें थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। और सिर्फ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, और पॉलिसी की बात मैं करूँ डिफेंसिव पॉलिसी। देखिए, वो हर तरीके से हमारे ऊपर हमलावर है, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं है। वो हमें बाकायदा हमारा खून बहा रहे हैं, हमें कट लगा रहे हैं। इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शिकायतें लगाते फिरें, लोगों को बताते फिरें कि ये देखें हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई, वो दुश्मन है, वो कर रहा है, आप इसका सद्देबाब तलाश कीजिए, और ये मैं नहीं मानता कि इसका कोई सद्देबाब हो नहीं सकता। जी ठीक। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की जानिब चलती हूँ। मोहम्मद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि जिस तरह जो लोधी साहब ने बात की है, कि आप उससे मुत्तफिक हैं कि हाँ तब तक हमें ये ख़तरा लाहक रहेगा जब तक वहाँ पे कोई लेजिटिमेट हुकूमत नहीं आती, या आप समझते हैं एक दफ़ा फिर से हिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ? और ये भी सोचा जा रहा है, ये भी लिखा जा रहा है कि शायद माजी से जो है ये एक दफ़ा एक जो वेव आएगी, टेरर वेव आएगी, इट कैन बी वर्स देन बिफोर, बिकॉज ये कहा जा रहा है जिन लोगों को हमने पुश आउट किया था, जो आज से 10 साल पहले जिनको पुश आउट किया था, अब वो बेहतर ट्रेंड है, बेहतर इक्विप्ड हैं, टेक सैवी हैं, बहुत उनको इंडिया ने उन पर बहुत जो है वो मेहनत की है। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो पहला रिएक्शन हमारा ये होता है कि ये कहाँ से इंजीनियर हुआ,
कहाँ से इनको ट्रेनिंग मिली, कौन था। और हम ये समझते हैं कि ये बाहर से हुआ, और बाहर से मकसद ये है कि हिंदुस्तान से हुआ। अब ये इसका हमें इल्म नहीं है कि इसमें हकीकत है या कुछ हकीकत नहीं है, लेकिन जो असली बात है ये कि अपने इदारे, हमारी अपनी कैपेसिटी, हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारे इदारों की परफॉर्मेंस, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती कि ये क्यों हुआ। हाथ जिसका भी हो वो भी एक एस्पेक्ट है, वो ज़रूरी एस्पेक्ट है, वो ज़रूरी डायमेंशन है, उसको भी देखना होगा। लेकिन क्यों कर हमारे हालात में ऐसे हुआ और हमारे दरमियान लोग आकर घुस गए और उन्होंने एक वारदात की जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए, 4 हमारे लोग जो हैं वो मारे गए, और ये वाक़या हुआ और आज तक किसी को न पकड़ा जा सका, न किसी को आइडेंटिफाई किया जा सका, न किसी नतीजे पर हम पहुँचे। उसके बाद एक सफ़ीर की बेटी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। वो भी हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जी फ़लाँ जगह से, फ़लाँ मुल्क से, लेकिन हमारे इदारे ये फेडरल कैपिटल में दिन दहाड़े एक लड़की पे हमला होता है, उसको फिर कैप्चर किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको फिर फेंका जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि फलां ने किया। भाई किसने किया? हमारे इदारे कहाँ पर हैं? ये तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सर कथा कहने की माफ़ी, लेकिन इसमें आगे जाके इस पे बात करेंगे, लेकिन इसमें जो दोनों साइड की जो स्टोरीज आ रही हैं, जो आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो साहिबा है उन्होंने जो अपना बयान दिया, सिलसिला साहिबा जो है उन्होंने जो बयान दिया अपना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तज़ाद उनके अपने बयान में आ रहे हैं। क्योंकि शेख रशीद साहब ने महज एक बयान नहीं दिया, उन्होंने एविडेंस के साथ कि कहाँ कहाँ वो गईं, कहाँ कहाँ उनका जो है वो फुटेज निकली, कहाँ कहाँ वो गईं, कैसे गईं, उस पर आगे जाके बात करेंगे। उसमें आई डोंट थिंक इट्स फेयर असेसमेंट कि हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उसमें ब्लेम करें। उस पर आगे जाके बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपका ये कहना सही है कि हमें यह देखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। स्लीपर सेल्स हैं तो वो भी हमारे अंदर ही हैं, हमें उनका भी देखना होगा। वैसे तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अब वैसा आप क्या देख रहे हैं वीज़ा वी सिक्योरिटी लैब्स? बिकॉज अब ये देख रहे हैं हम कुछ देर से ये वाक़यात जो हैं यक के बाद दीगरे, एक के बाद एक ये वाक़या होता आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि, मुझे याद है जब माजी में आपके साथ प्रोग्राम्स किया करते थे, एक टाइम था जिस वक्त ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी, तो सबसे पहला सवाल ये होता था ये सिक्योरिटी लैब्स है, क्या हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं कि हम थोड़ा सा हमारा स्लैक एटीट्यूड हो गया, हमारा ये सिक्योरिटी लैब्स हमारी तरफ से भी है ऑब्वियसली, मतलब अगर एक एक्सप्लोसिव लेडन कार जो है वो आके रैम्ड इनटू दिस बस, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी लैब्स तो है। मारिया देखिए, बात ये कि आर्गुमेंट क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल सोसाइटी, आम लोग, पुलिस, इन सब ने एक बहुत बड़ी जंग जो है उसने ओवरकम किया है। वो है जिसमें 70,000 लोग हमारी जाने गई हैं। अब उसमें मैं और आप, एक लिबरल प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू हमारा शुरू से है कि जिहादी तंजीमें हैं, माजी की हमारी गलतियां हैं और हम उसका खमियाजा बार बार भुगतते हैं। और अगर हम चाह भी रहे हैं अभी कि हमारे कंधे पे से ये माजी का जो बोझ है वो हट सके, तो उसको हम किस नैरेटिव के साथ आगे कर सकें। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा जो नैरेटिव है वो बहुत ही कमजोर है और हम हर बात पे शुरू करते हैं कि साजिश, और पहले उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर जहां पर 8 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, वहां पर आप कितनी बातें छुपा सकेंगे। अब आप चाइना की आप इस वैन का ही मसला देख लीजिए, कितना अफसोसनाक बात है, और उसमें दो राय भी नहीं होती कि ये हमारे मुल्क दुश्मन अनासर इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन लोकल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो फायदा उठाते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़ा ही एक प्राइस पे करना शुरू कर दिए हमने, जो विज़ावी अफगानिस्तान के अंदर एक क्राइसिस जो है, या एक तूफान या एक बहरान जो हमारे सामने खड़ा रहा है। मुझे याद है मारिया कि जब मैं ट्राइबल बेल्ट के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर कवर के लिए जाता था ये 9/11 के बाद, तो वहाँ पे जो बड़े होते थे ट्राइबल एल्डर्स, वो कहते थे कि आतिश फिशा जो है वो अफगानिस्तान में है और लावा हमारी तरफ बहता है, यानी कि उसका जो सारा नुकसान हमारी तरफ होता है। तो ये भी हम उसी तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन
जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने उसको पहले एक स्टेटमेंट दिया, फिर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आया, फिर चाइना से आया कि ब्लास्ट। पहली खबर, मैं वहां पे लोकल रिपोर्टर से इन टच था, आप भी मारिया इन टच होंगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे थे कि एक्सप्लोजन, आप कह देते कि इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्लोजन बताया जा रहा है और शाम को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते। तो ये जो इबाम है और ये जो छुपाने के इल्जामात हैं हमारे दुश्मन अनासर से, वो खत्म होंगे। मैं समझता हूँ कि वी लैक इन बिल्डिंग अप अ नैरेटिव और सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस स्ट्रांगली। हम बार बार यही कहते हैं और वो भी उर्दू में कहते हैं मारिया कि हमारा कोई बात नहीं समझ रहा, हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं, आपको इस मुल्क के अंदर इंग्लिश चैनल चाहिए, इंग्लिश आपको कनेक्टिंग डॉट्स जो है वो किससे होगा, लिंक मारिया एक ही उससे होगा। आजकल के मॉडर्न जमाने में आप देखिए, मैं कहीं आपकी बात और इधर उधर ना ले जा रहा हूँ, आरटी, रशिया टुडे, फ्रांस 24, डूशे वेले, ये सीसीटीवी जो सीजीटीएन अभी है, ये सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग चैनल नेशंस हैं, चैनल्स के साथ लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ पे चैनल भी लेकर अगर आना चाहेंगे तो वो भी एक ऐसे भोंडे तरीके से लेकर आना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से चलाएं और उसमें अपना नैरेटिव और अपनी गलतियां भी बताएं और उसके सोल्यूशन भी बताएं। समझता हूँ कि हम एक सही रास्ते पे तो हैं, लेकिन ये बात आप देख लीजिए जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि इस वक्त ये बहुत ज्यादती वाली बात है कि अमेरिका के सामने रोना धोना करने से के बजाय अफगानिस्तान से और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान पे ये सारा जो मसला है वो डाल रहे हैं। पाकिस्तान की गलतियां माजी में होंगी और शायद अभी भी थोड़ी बहुत हो, लेकिन ये मलबा अफगानिस्तान के बहरान का आप पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते। 2.4 ट्रिलियन डॉलर, 20 साल, 42 ममालिक, अमेरिका ने पीस एग्रीमेंट नहीं किया, एग्जिट रूट, एक ग्रेसफुल एग्जिट रूट की तलाश में। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, तो दोबारा आपको तारीख नहीं दोहरा सकते। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, 2003 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर ये खुद वहां पे एम्बेसडर थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान की एम्बेसी पे हमला हुआ। आप बताइए कि उस वक्त यहाँ पर कितने लोगों ने पाकिस्तान की हिमायत की होगी। मैं उधर ही था, वजीर अकबर खान रोड पर। कितनी अफसोसनाक बात है। हम अफगान अवाम के साथ सिंपैथीज रखते हैं, उनके साथ रखेंगे। जो फॉरेन पावर्स, जो अमेरिका, जो उनके पपेट रूलर्स के जो सताए हुए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी गलती न माने और आप ये कहें, चाहे अशरफ गनी साहब हो, अमरुल्लाह साले साहब, चाहे वो और इनके अनासिर हो, कि जी ये सारा पाकिस्तान का मसला है। नहीं जी, आपका मसला है, अमेरिका का मसला है। 2016 तालिबान का दफ्तर, सियासी दफ्तर दोहा में खुला हुआ था। उस वक्त आप क्यों नहीं रो रहे थे कि ये लेजिटिमेट फोर्स बना रहे हैं तालिबान को? मैं ये समझ रहा हूँ मारिया कि इस वक्त एक प्रोपेगेंडा की जंग भी है, लेकिन हमें माजी के तल तजर्बात को सामने रखना चाहिए कि जो हमारे हाउस में गलतियां हैं उसको हम सही करें, जो हमारे हाउस में गलतियां हैं उनको हम ठीक करें। और उसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि हम अपना नैरेटिव जो बिल्ड ही नहीं कर पा रहे और पेश ही नहीं कर पा रहे, वही जो आप बात कर रहे हैं। आई अग्री विद यू 100% कि उर्दू में सुना के अपने लोगों को ही हम सुना रहे हैं, अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं, हमारा नैरेटिव बाहर जा ही नहीं रहा। दुनिया को नहीं पता कि हम क्या, जो है हमारी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। आई अग्री विद यू 100%। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो इस वक्त जो दासू डैम का जो इशू है, जो वहाँ पर अटैक हुआ सारा, उसकी जो हैंडलिंग है, उस पे आज शेख रशीद साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़रा सुन लेते हैं कि शेख साहब ने क्या कहा, फिर आगे चलती हूँ जनरल साहब की तरफ। पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। सिर्फ एक बात उन्होंने की है कि हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। साहब, हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए। अब इस सारी सिचुएशन को जिस तरह हैंडल किया गया, आप समझते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया? क्या ज़रूरत थी बाबर अवान साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके पहले बात करने की, फिर उसके बाद दीगर मिनिस्टर हजरात हमारे जो हैं, फॉरेन ऑफिस कुछ कह रहा है, चाइनीज़ कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद वापसी हुई आपके, मतलब जिस तरह ये सारी हैंडलिंग हुई, आप इस पर क्या कहेंगे? और ऑब्वियसली चाइनीज़ फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले अलामिया जारी किया कि हम सिर्फ यहाँ पे काम बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं काम करेंगे। किस तरह देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? जी, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। जहाँ तक नैरेटिव की बात है, मैं नहीं दोहराता, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। और ये जो अनप्रोफेशनल अप्रोच है,
इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। जब साफ जाहिर है कि 3 बातें हो रही हैं, 4 बातें हो रही हैं, जबकि वाकया एक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सुकुम तो है। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहूँगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको किस फील्ड में एफिशिएंसी नज़र आ रही है, या किस फील्ड में आपको प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा है जो आप इसकी यहाँ की शिकायत कर रही हैं। ये शिकायत बिल्कुल बजा है, हमें इसको ओवरकम करना है, और जिसके मुंह में जो आता है वो बात कर देता है। लेकिन क्या आपको बाकी कहीं पर बड़ा अच्छा मामला नजर आ रहा है, आप कहें जी इसको भी हम उसकी तरह कर लेते हैं? तो ये तो जो हमारे जो हुकूमती प्रॉब्लम है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल वाज़े है कि हमें यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें कोई पॉलिसी की ज़रूरत है, हमें किसी पॉलिसी कंट्रोल की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए किस सिलसिले में किसने बात करनी है और किसने नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें सेटल होने वाली हैं। तो इसमें तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपसे। और जो बात हो रही है, रुस्तम शाह साहब भी सही कह रहे हैं कि हमें एक मरबूत तरीके से अपने घर को सीधा करके, पॉलिसीज को अलाइन करके, अब इसमें तो कोई ये तो नहीं आप कह सकते कि ये इसलिए है कि आपके इकोनॉमिक कमजोरी है, इसलिए आप ये भी नहीं कर सकते कि भी आप और मैं बात जरा ध्यान से करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रॉब्लम एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, ये एक कंट्रोल के मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। और इन सब को साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत का बनता है जिम्मेदारी कि वो इसको करे। तो ये सब कुछ करने की जरूरत है। एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ये मामलात हो रहे हैं और हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन एक चीज ध्यान में हमें रखनी चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुकाबला किन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ है? CIA, रॉ, NDS, मोसाद। और ये शायद रुस्तम शाह साहब कहें कि भी दूसरों का हमेशा नाम लगा लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये जब हम बात करते हैं तो किसी बुनियाद पे करते हैं, किसी कोई हमारे पास प्रूफ होता है जिसकी बुनियाद पे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अपने फिशर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिशर्स को बंद करने की जरूरत है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ इधर से ही हो रहा है। और जब आपका बॉक्सर रिंग में होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें एक मुक्का क्यों पड़ गया, अभी 3 मुक्के आपने मारे, एक आपको भी पड़ गया। तो ये तो होता है, ये तो चलता रहेगा। ये कभी मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े मामलात हों आपके दाएं बाएं, उधर अफगानिस्तान है, उधर हिंदुस्तान है, और आप कहें कि जी यहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ तो होगा। लेकिन ये मैं जरूर दोबारा दोहराऊंगा कि हमारी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, हमें इसमें थोड़ा सा स्टिंग लाने की जरूरत है, थोड़ा सा कट लाने की जरूरत है। ये इस तरीके से पैसिवली चीजों को बर्दाश्त करते रहना, इससे काम ये नहीं चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद साहब की तरफ जाऊंगी। रुस्तम शाह, मोहम्मद साहब, एक तो हमें चीज़ ऑब्वियसली ये तो एक बात वाजे है कि दुश्मन जो है वो इस दफ़ा वार जो कर रहा है वो हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि ऑब्वियसली वीज़ा भी चाइना हमारी इकोनॉमी, हमारी आगे से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो उससे जुड़ी हुई है, वो तो वहाँ वार करेगा, जो हमें नज़र आया है डैम वाला वाक़या जो है। लेकिन उस पर जलती पे तेल का काम जो है वो हमारे अपने लोगों ने यहाँ पे किया, उनका जो अपना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा। क्या इस बात से आप मुत्तफिक हैं? क्योंकि एक्सेप्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बाकी सबके बयानात वो ये थे जैसे पता नहीं सब ने अपनी जो है ना वो नंबर टांगने हैं कि पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आ जाऊं, सबसे पहले मैं बात करूं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो फैली। और फिर उसका रद्द अमल उस लेटर की फॉर्म में आया, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस हो गया, वरना हमारे लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं। हमारे कितने 100 लोग हैं जिनकी नौकरियाँ चली जाती हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि बाहर से कोई मुदाखलत नहीं हो रही या बाहर से कोई मुल्क के इशारे पे कोई काम नहीं हो रही, ये ज़रूर होगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये कह के हमारी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हो जाती कि इसमें फलां का हाथ है, किसमें हिंदुस्तान का हाथ है, किसमें अफगानिस्तान का हाथ है। ये उसके बाद हमारी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हुई, हमारी जिम्मेवारी तो शुरू हो जाती है। और हमारी जिम्मेवारी तो अपना सिस्टम को ठीक करना है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करना है, अपने जो मैनेजमेंट के सिस्टम है उनको ठीक करना है कि लूप होल कहाँ पर हैं, कमजोरियां कहाँ पर हैं। लेकिन बदकिस्मती से बारिया बात यह है कि रिग्रेटिवली बहुत मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जोर इन चीज़ों पे नहीं है कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। एक वेंडेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स चल रही है इस मुल्क में, और ये वेंडेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स जो है सारी जो अहम मसाइल हैं उनसे मुंह छुपाना है कि फलां को पकड़ो, फलां को पकड़ो या फलां को पकड़ो। उसके बाद
जो रिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम इम्प्रूव हो सकते हैं, जो 22 करोड़ लोगों की जिंदगी को डेली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। क्योंकि सारी तवज्जो मैक्रो लेवल पे वो वेंडेटा पे है, वो रिवेंज पे है, वो पॉलिटिकल राइवल्स को, चंद पॉलिटिकल राइवल्स को जो है उनको चेस करना, उनको सारी तवज्जो, सारी हुकूमत की मशीनरी, सारी उनकी वो कंसंट्रेशन उस पर है। इसी वजह से तो ये वाक़यात होने लगते हैं। आप देखें, हमारी ट्रूप्स को निशाना बनाया जा रहा है, वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, बॉर्डर पे वो सफर कर रहे हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे आए दिन कैपिटल में ऐसे वाक़यात होते हैं, पेशावर में होते हैं, कराची में हो रहे हैं, तसलसल के साथ हो रहे हैं। लोगों की जिंदगी इनसिक्योरिटी की वजह से अजीरन बनती जा रही है और ये मामला आगे बढ़ेगा क्योंकि इसकी तरफ कोई तवज्जो है नहीं। ये तो सबसे पहली जिम्मेवारी किसी भी सिविलाइज्ड रियासत की ये होती है कि अवाम को अमन दे, उसके बाद इकोनॉमी की बारी आती है, उसके बाद मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो ये होता है कि आप अवाम को अमन डिलीवर करें ताकि वो आराम से, अगर वो गुर्बत में भी हों लेकिन वो सुख का सांस लें, वो रात को आराम से सो सकें। जब प्योरिटी ही ना हो तो उसके बाद बाकी बातें तो फजूल हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आपने कभी नहीं सुना कि सिक्योरिटी के मामलात पे कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, लूप होल्स को कैसे पुर किया जाए, ड्रॉबैक्स को कैसे खत्म किया जाए, ये इस पे कभी कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई सेमिनार हुआ है, कोई हुकूमत की कोई नई पॉलिसी बनाई है? एक कदम हम आगे नहीं बढ़े। यही मसला है इस हुकूमत का, अवाम का भी ये मसला है, पाकिस्तानी हुकूमत का भी ये मसला है। और जब तक वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे एज ए प्रायोरिटी इशू, तो मैं समझता हूँ कि ये वाइड जो क्रिएट हुआ है, इससे नॉन स्टेट एक्टर जो हैं इस्तेफादा करते रहेंगे और ये वाक़यात तवातुर के साथ होते रहेंगे। सही। अवैस वहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, जिस तरह ये सारा मामला जो है वो डील किया गया, तो आई एम सॉरी बट मुझे लगता है हमें बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके कि कोई बाहर से आके हमें जो है वो इकोनॉमिकली क्रिपल करे। हम तो खुद इस पे जो है वो इस पे लगता है खुद इस राह पे गामजन है। सिर्फ हमारी हैंडलिंग अगर बेहतर हो जाती तो वो जो लेटर निकला है वो ना निकलता। और अगेन यू नो एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, आई एम सो ग्लैड कि वो वापस हो गया है। क्या क्या उसको करने के लिए क्या क्या जतन जो है, क्या क्या एश्योरेंसेस उसको वापस लेने के लिए की गई होंगी, दैट्स असाइड। लेकिन एक हम चीज़ें ख़राब करते हैं फिर कहते हैं अच्छा इसको अब ज़रा ठीक कर लें, और ये सिर्फ जो इमेच्योरिटी है हमारी पॉलिटिशियंस की, उसकी वजह से ये हो रहा है, हुकूमत के अंदर जो इमेच्योरिटी है। मारिया, मैं समझता हूँ कि चाइना आपका जो ट्रस्टेड एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है। और अगर आपको याद हो, CPEC का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो उससे पहले एक बहुत ही ट्रेजिक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो मारे गए थे। और उसके बाद जो हमारे जो इत्तला थी, उसके बाद भी चाइना जो है वो वेंट अहेड विद द प्रोजेक्ट। और अभी भी अगर सरीना के अंदर आप देख लें कि वो रमज़ान के अंदर जो एक वाक़या हुआ जिसमें जब उसमें चाइनीज एम्बेसडर कोयटा में मौजूद थे, तो जाहिर बात है कि एक बात CPEC और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है उसको हट करने की कोशिश की जा रही है। ये जाहिर बात है कि मुल्क दुश्मन, लेकिन आपका उस पर क्या है? मैं नहीं समझता कि वो प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर देगा। उसको पता है ये नजाकतें, उसको पता है। समझता हूँ कि CPEC की से ज्यादा आप उसकी पर और उसके साथ लोगों को उसके फायदे की बात करें, उसके आगे फ्यूचर क्या है उसकी बात करें, समझता हूँ कि बात काफी आगे, क्योंकि ईरान के अंदर भी चाइना के इंटरेस्ट है जो 820 किया है 20-25 साल का। तो पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो होने ही हैं अगर सैंक्शंस जो हैं वो मुमकिन तौर पे हट जाती हैं अमेरिका की तरफ से, तो बहुत कुछ तब्दील होने वाला है खित्ते के अंदर। लेकिन हमारी सियासी क़यादत और कुछ न कुछ हमारे रियासती इदारों में भी मसला है पॉलिसी का। दुश्मनों को ढूंढने के साथ साथ दोस्तों को भी ढूंढे, इस माशरे के अंदर दोस्तों को भी ढूंढे, और इस माशरे के अंदर अगर आप पे कोई तनकीद करता है तो उसको माशरे का एक फर्द के तौर पे समझे, न ये समझे कि उसको वो कोई गद्दार है। मैं समझता हूँ कि तनकीद करने से आपकी इस्लाह हो सकती है, लेकिन ये गद्दारी के ज़मरे में नहीं आता। आप
देख लीजिए कैसे अफसोस की बात है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, आपकी हुक्मरान जमात, उसके वज़रा देख लें, उसके मुशीरान देख लें, पीपल्स पार्टी के लीडरान देख लें, नून लीग के लीडरान देख लें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात। ये वो लीडरान हैं जिनका काम है कि मेरे आपके अवाम के इशूज़ को एड्रेस करना, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करना कि कौन से मसाइल हैं, हुकूमत का गिरेबान कानून साजी करवाने के जरिए उनका गिरेबान तक पहुंचना, कि उनका एहतसाब करना, लेकिन मस्बत तरीके से कि जी महंगाई क्यों है, आपके जो बेरोजगारी है वो क्यों है। एब्सोल्युटली, लेकिन यहाँ पे अपनी जो है वो पर्सनल वेंडेटास जो है वो सेटल होते हुए नजर आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का वक्त कम रह गया, मैं जो अपना आखिरी सेगमेंट है उसकी तरफ भी जो है जाना चाहती हूँ। जो अफ़गान सफ़ीर की जो साहबजादी हैं, उनकी जो मुबैना अबडक्शन का मामला है, उस पर ऑब्वियसली इस वक्त बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ज़रा पहले सुन लेते हैं कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा और फिर आपको बताते हैं कि FIR में उनका अपना बयान क्या है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहां से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली। हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची। दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया। ये इंडिया की सरिश्त में शामिल है, जहाँ पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। वो हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। अच्छा, अब आपको ये बता दें जो FIR जो उन्होंने खुद कटवाई है उसमें जो उनका अपना बयान है, जो सिलसिला साहिबा है उनका जो अपना बयान है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मैं घर से मार्केट गई, मार्केट से मैं जब दोबारा निकली वापस आ रही थी तो दूसरी टैक्सी मैंने ली और उसमें एक आदमी आके बैठ गया। उस आदमी ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मैं बेहोश हो गई और जब मैं उठी तो मैं कचरे के ढेर पे थी। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं घर ना जाऊँ, मैं पार्क जाऊँ और पार्क से जाके मैंने अपने वालिद के जो स्टाफ है उनको फ़ोन किया और फिर वो मुझे लेने आए। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारा जो है हमारी अव्वलीन तरजीह में जो है वो शामिल है। लेकिन नाकाबिले फ़हम है कि आप एक जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, सिक्योरिटी डायनामिक्स जो हैं, तो क्या आपको लगता है कि एम्बेसी को उनको बग़ैर किसी सिक्योरिटी के साथ जो है वो जाने देना चाहिए था? एम्बेसी को ये अलाउ करना चाहिए था कि वो इस तरह जो है वो जाएं, क्योंकि सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और फिर जो स्टोरीज़ में जो है आपस में इसमें जो तजादात आ रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब के पास पूरी जो है वो एविडेंस शामिल है। एविडेंस उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो रख के सामने बात की। ये नहीं है कि सिर्फ वो बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो गई ये सारी उनके पास तस्वीर जो हैं वो शामिल हैं इस इंक्वायरी में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा जी हमने जब इनसे ये हमें जो इंटीरियर मिनिस्टर के ज़राए उनसे पता चल रहा है कि पूछा इनसे कि आपके पास फ़ोन था, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं था। फिर उनको फ़ोन की तस्वीर दिखाई गई जहाँ फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे पास फ़ोन था लेकिन सिम निकाल ली गई थी। बहुत सारे तजादात हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जी देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम अज्यूम करें कि ये कोई भी बच्ची थी और एम्बेसडर की बेटी नहीं थी, और चाहे वो जितनी टैक्सियाँ उसने बदली, जहाँ जहाँ भी गई, और उसके साथ ये वाकया अगर हो तो नहीं होना चाहिए। मतलब इर्रिस्पेक्टिव कि ये बेटी किसकी है और ये बेटी कहाँ ट्रैवल कर रही है, आखिर पाकिस्तान में ही है, इस्लामाबाद में ही है, इस्लामाबाद के किसी भी कोने में किसी किस्म का तशद्दुद अगर होता है किसी के साथ, वजह जो भी हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हुकूमत या कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमारा इसमें दोष नहीं है। ये तो एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये कि चूंकि एक ये बेटी की इज्जत का मामला है, मैं तो इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा जब तक कि मजीद चीज़ें सामने आ नहीं जाती हैं, क्योंकि जब हम ये स्टोरीज देखते हैं और उसमें तदादात देखते हैं तो फिर हमें अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा मजीद मालूमात आने का और पता चले कि हुआ क्या है। जी राइट। मोहम्मद साहब, आप एम्बेसडर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह जो है वो क्या सेंसिटिविटीज़ होती हैं। आप किसी फ़ॉरेन मुल्क में जाते हैं जहाँ पे स्पेशली अगर सिक्योरिटी डायनामिक्स उस तरह की हैं जिस तरह की अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की हैं, तो अफ़गान एम्बेसी का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एंटोराज है। अगेन हम ये नहीं कह रहे, हम यही कह रहे हैं, हमारे गेस्ट हैं,
हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए, उनकी सेफ्टी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लेकिन क्या इस तरह एम्बेसी को अलाउ करना चाहिए था कि वो खुद इस तरह बाहर निकलें विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, विदाउट एनीथिंग? और फिर जिस तरह तजादात आ रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, घर के अफराद बहुत से होते हैं, हर एक के लिए हर वक्त रोज़ाना सिक्योरिटी का बंदोबस्त कराना ये शायद मुमकिन नहीं हो सकता। उनको सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, कोई वजूहात होंगी, हमें इसका इल्म नहीं है। लेकिन दिन दहाड़े फेडरल कैपिटल में एक लड़की पर हमला होना, फिर उसको टॉर्चर कराना, फिर उसको जो है उसको बांधना, फिर उसको फेंक देना दिन दहाड़े फेडरल कैपिटल में, ये हमारे जो इस्लामाबाद के जो इदारे हैं उन पे एक ज़बरदस्त सवालिया निशान है कि ये क्यों कर ऐसे हो सकता है। जैसे जनरल साहब ने कहा कि आप ये छोड़ें कि वो सफीर की बेटी थी, एक लड़की है जो टैक्सी में जाती है और टैक्सी के अंदर एक दूसरा आदमी घुस जाता है और उसको मारना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है, फिर उसको पकड़ के उसको फेंका जाता है। तो ये तो वही उस जगह हो सकता है जहाँ लोगों को कोई फिक्र ही ना हो। लेकिन माजरत के साथ शाह साहब, माजरत के साथ अभी जिस तरह बात की जा रही है, ये अभी एक बयान उनकी तरफ से है, इसमें अब कितने इसमें जो है वो अगेन तजादात क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इसको हतमी बयान नहीं कह सकते, या हतमी इसको नहीं हम कह सकते कि इसी तरह हुआ है। जब तक कोई इम्पार्शल इंक्वायरी न हो, हमें शायद इस पे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मैं ज़रा अवैस तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आप किस तरह इसको देख रहे हैं, जो सारी सिचुएशन जिस तरह जो ये बनी है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हमारे एक तो हाईली कंडेमेबल और डे लाइट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, वो भी एक डिप्लोमेट की साहबजादी पे, तो जाहिर बात है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है और हमारे इदारों की जिम्मेदारी है। तो हम तो इसे भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये कल्चरली, मॉरली, सोशली और डिप्लोमेटिकली ये एक डेलिकेट इशू है, एक सेंसिटिव इशू है और दो ममालिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के इसके ऊपर फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। ऐसे मौके पे जब आप पे इल्ज़ाम तराशियां मुस्तकिल हो रही हो, चाहे वो अमरुल्लाह साले हो, चाहे वो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो, मुस्तकिल आप पे इल्ज़ाम तराशियां करें, तो ऐसे मौके पे तो आपको क्या कहते हैं, आम जबान के अंदर डबल होशियार हो जाना चाहिए था कि भाई जितने भी ऐसे ममालिक हैं उनको आप खुद खत लिखें कि भाई आपको एक सिक्योरिटी व्हीकल नहीं, हम आपको 10 देने के लिए तैयार है, ताकि कोई जवाज ना हो। अगर आप समझते भी हैं कि इसके अंदर there is something fishy and there is something foul in it, then even then the responsibility lies on us, lies on our institution, lies on our police. आज ये कैसे he has got the audacity to suggest कि शेख रशीद साहब के 1500 कैमरे दे तो हम बड़े सेट हो जाएंगे। किसने मना किया आपको 1500 कैमरे? अरबों रुपए आप खर्च करते हैं, एक एक की गाड़ी तो देखें आप, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग आते हैं और सीडीए के पास क्या बजट नहीं है तो कि 1500 कैमरे लगा लेंगे टू मेक इट सेफ। आई थिंक इट्स हाई टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुलिस का एक जॉइंट कोलैबोरेशन बनना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसमें होनी चाहिए और शफाफ तरीके से तफ्तीश करें कि खुद खलीली साहब जो मौजूद हमारे मेहमान हैं एम्बेसडर, वो खुद ट्वीट करें, बयान दें कि वो उनको तसल्ली हुई है कि हमारे इदारों की तरफ से तफ्तीश को, और 1500 नहीं आप 3000 कैमरे लगाएं, लेकिन खुदारा ऐसा तो ना करें कि इस्लामाबाद अगर सेफ नहीं है, पिंडी सेफ नहीं है, तो फिर आप कैसे दावे करेंगे आगे चल के जो एक बहरान आपके सामने खड़ा हो रहा है। राइट चलो साहब, आप बेशक इस पे जो ये जो सारा केस है उस पर उस तरह उसकी जो निटी-ग्रिटी है उस पर कमेंट मत कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब ये केस सामने आता है, मंजर आम पर आता है, तो इंडियन मीडिया जिस तरह उसने इस पर खेलना शुरू किया और गलत तस्वीर जो है वो एक खातून की उन्होंने चलाना शुरू की जो हु इज़ टॉर्चर्ड, हु इज़ बीटन अप, उसके बाद जो एम्बेसडर साहब हैं उनको खुद आके कहना पड़ा कि नहीं जी मेरी बेटी नहीं है। उसके बाद जो सारी उसके जो हम इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो बताया जा रहा है टॉर्चर की नौयत ये थी, टॉर्चर की नौयत वो थी, और उसके बाद कोर्ट भी किया जा रहा है पिम्स अस्पताल के ज़राए को। हमारे अखबारात में इस तरह का कुछ नहीं चला। क्या आप समझते हैं ये कोऑर्डिनेटेड एक मलाइनिंग कैंपेन भी हो सकती है? अफगान इंडियन नेक्सस का जो एक मलाइनिंग कैंपेन है, क्या ये हो सकता है? इसको, इस इम्कान को रद्द किया जा सकता है?
जी देखिए, ये तो मैंने आपको ओपनिंग में ही कहा था कि दुश्मन तो दुश्मनी करेगा और हर हालत में करेगा। तो ये तो हम अफसोस हमें उन अपने बहन भाइयों पे करना चाहिए जब वो दुश्मन का बयानिया लेके आगे चल पड़ते हैं और कंडेमनेशन शुरू कर देते हैं बिला सोचे समझे कि बिला इंतजार किए कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत अपने यहाँ भी है कि ये आजकल जो आंधी है झूठ की और तसन्नो की और ये फोटो शॉपिंग की, ये हमारे नौजवानों को हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ऐसी ही जो चीज सामने आ जाए उसको हू बहू फेस वैल्यू पे अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो ये तो यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा कि सच है क्या। आज के जमाने में, आज के सोशल मीडिया के जमाने में सच को तलाश करना ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं कि सुई को निकालना हेयर स्टैक से या समुंदर के गहराई से किसी चीज को निकालना। तो ये इस तरबियत की जरूरत है हमारे लोगों को कि उनको ये बावर करवाया जाए कि कोई भी चीज जो सामने आती है उसको किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है, किस तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई इदारे होने चाहिए हमारे पास के जिसको मुझे बात का प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं किसी को ये रेफर करूँ और वो मुझे फौरन बताए कि ये फेक है या नहीं है। तो इस किस्म की चीजों की जरूरत है कि सच्चाई फैले और जो झूठ है वो सप्रेस हो। तो ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल जनरल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें फेक न्यूज़ को जिस तरह परखना चाहिए उसके लिए एब्सोल्युटली हमें चीज़ें चाहिए जिसको हम देख सकें, बजाय इसके कि वी जंप द गन और हम अपनी असेसमेंट जो है वो उस पर जो है वो आना शुरू कर दें। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया। वैस तौहीद साहब बहुत आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन आखिर में यही कहेंगे कि इस अभी हकायक जो हैं वो सामने, तफ्तीश जो है उसके हकायक आना बाकी हैं, लेकिन एट द मोमेंट जो नज़र आ रहा है स्टोरी में बहुत ज़्यादा जो है वो झोल नज़र आ रहे हैं, तजादात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनको भी देखना, उनको भी परखिए। सारा ब्लेम जो है वो अपने घर के ऊपर मत डालिए। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।